राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत। आज सबसे आपसे चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हूं। जी हाँ, आज हम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं और आज की हमारी प्रश्नोत्तरी हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों पर आधारित है। हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों से प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। अर्थात आप एक तरह से कह सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्न पत्र लगाया हुआ है और कोई भी परीक्षा आप यदि हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित दे रहे हैं तो प्रत्येक परीक्षा का प्रश्न पत्र आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि प्रत्येक परीक्षा का प्रश्न पत्र आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। अर्थात आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी की कहीं भी परीक्षा हो, चाहे वो टेट की हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी आई हो, चाहे वीडियो में आई हो, चाहे टीजीटी पीजीटी की हो, चाहे बिहार में हो, चाहे झारखंड में हो, हिमाचल में हो, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान में हो, कहीं भी यदि हिंदी का प्रश्न पत्र हुआ है, चाहे वो टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे किसी भी स्तर का हो, यदि हिंदी का प्रश्न पत्र है तो आपको वो अवश्य देखना चाहिए। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आज की ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। प्रश्नोत्तरी संख्या इस पे नहीं डाली है और मेरे विचार से ये लगभग 38 या 39वीं प्रश्नोत्तरी होगी। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। चलो अब हम सीधे चलते हैं। हिंदी व्याकरण के भी प्रश्न हैं, हिंदी साहित्य के भी प्रश्न हैं और हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए भाई, अब हम चलते हैं सीधे सीधे प्रश्नोत्तरी की ओर। ये देखो, ये है प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी का मतलब ये पेपर ही है जो हमने लगाया हुआ है स्क्रीन पर, और ये पेपर है हिंदी का। ये पेपर काय का है? हिंदी का। और हिंदी का पेपर है और उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है। उस शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर है, जूनियर स्तर का है। जूनियर स्तर का मतलब होता है, ये लिखा हुआ है भाग सेकंड, पार्ट सेकंड। ठीक है, भाषा फर्स्ट एंड लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी। अर्थात हिंदी का ये पेपर है। चलो तो आज इस पेपर को हम हल करते हैं। इस पेपर में जो भी प्रश्न आए हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हम इन प्रश्नों को आज देखते हैं। चलिए, आप सभी साथी उत्तर देते रहेंगे। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? आपको सही दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। उपसर्ग, पहली बात तो आप ये जान लो, उपसर्ग कहते किसे हैं? उपसर्ग, उप माने समीप, आगे, सर्ग माने बैठकर सृष्टि करना। जो आगे बैठते हैं, जो आगे लगते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। और जो प्रत्यय पीछे पीछे आते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो वे शब्दांश, ये शब्द नहीं होते हैं, क्या होते हैं? शब्दांश। ठीक है, शब्द के अंश होते हैं, शब्द धन अंश, शब्दांश। वे शब्दांश जो किसी शब्द से आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं। क्या ला देते हैं? विशेषता। उन्हें कहते हैं उपसर्ग। उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक, ठीक है, प्रागैतिहासिक, इस शब्द में उपसर्ग पूछा गया है। क्या है? प्रा या प्राक या प्राग या प्रागैत? बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा विकल्प सही है? तो इस 31वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, प्राक। ठीक है, और यदि प्रत्यय पूछा जाएगा इसमें तो आप बताएंगे इक। क्या है? इक। और इक प्रत्यय लगता है तो यह दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो इक प्रत्यय है और प्राक क्या है? उपसर्ग है। चलिए, ये 31वां पहला प्रश्न है, इस तरह से इसे मानेंगे। अब ये देखो, हिंदी साहित्य का प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप कहीं भी हिंदी पढ़ रहे हैं, किसी भी स्तर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी में हैं, चाहे आप एचपीएससी में हैं, आरपीएससी में हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, तुलसीदास आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रचना है। और ये आजकल परीक्षाओं में बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है रचना, बहुत पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। तुलसीदास किसकी रचना है? बहुत शानदार रचना है और बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है,
तो तुलसीदास किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की, मुक्तिबोध की, अज्जेय की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? ठीक है, बताओ। इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध और इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जेय। चलो, तो तुलसीदास रचना किनकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी है ये रचना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ से ऐसे चलेंगे और ये निराला जी के पास पहुंच जाएंगे। अर्थात तुलसीदास रचना सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है, निराला जी की है और बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इस बात को आप याद रखेंगे, परीक्षाओं में बहुत पूछी जा रही है। तुलसीदास सरोज स्मृति, ठीक है, ये भी बहुत पूछी जा रही है निराला जी की। और कौन सी पूछी जा रही है? राम की शक्ति पूजा, ये भी बहुत परीक्षाओं में पूछी जा रही है। राम की शक्ति पूजा, ठीक, राम की शक्ति पूजा। और ये कविताएं हैं। और कुकुरमुत्ता, ये भी बहुत पूछी जा रही है। ये रचनाएं, ये कविताएं बहुत पूछी जा रही हैं परीक्षाओं में, ठीक है। और गीतों का संकलन इनके मधुर गीतों का संकलन कौन सा है? तो वो भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आरपीएससी में एक बार पूछा गया था, हमने एग्जाम दिया था आरपीएससी का, तो उसमें गीत का पूछा गया था। निराला के मधुर गीतों का संकलन कौन सा है? बहुत अच्छे गीत हैं, नागिन की लहर। तो ये गीतिका, निराला के अच्छे गीतों का संकलन काय में है? गीतिका में है, ठीक है। और महिषादल से संबंधित है। महिषादल पीएचडी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि महिषादल से संबंधित कौन सा साहित्यकार है? तो महिषादल से संबंधित साहित्यकार निराला जी हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। निराला जी को हमने अभी विशेष रूप से विस्तार से नहीं पढ़ा है, लेकिन जो परीक्षाओं में बहुत पूछे जा रहे हैं वो तथ्य हमने यहाँ पर कुछ नोट कर लिए हैं। 32वां प्रश्न हो गया। अब देखते हैं 33वां प्रश्न। बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा। ये देखो, संधि से प्रश्न आया है और संधियां हमने अभी पढ़ी नहीं है, और संधि अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, या हमने आपको संधि की वीडियो कोई भी नहीं दी है। संधि जब हम पढ़ेंगे बेहद आसान तरीके से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। संधि का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये हमें विश्वास है जब हम संधि पढ़ेंगे। तो बहिष्कार संधि। अब इसमें देखिए, बहे धनकार, बहे धनकार शकार, बहिष धन अकार और बहिर धनकार। तो थोड़ा सा भी आप बुद्धि का उपयोग करेंगे, सेंस का उपयोग करेंगे, तो आपको अपने आप उत्तर दिखाई दे रहा है कि पहला उत्तर सही है। ये देखो, बिल्कुल व कर दिया है ब की जगह, तो ये अपने आप गलत हो गया। और यहाँ आधा स और ये अकार, ये कोई संधि नहीं बना रहा, ये भी नहीं बना रहा है यहाँ फिलहाल, ठीक है। तो ये वह, वहे धनकार, विसर्ग के बाद क आ रहा है, तो इसका परिवर्तन मूर्धन्य स में हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 33वें प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा, ठीक है। बहुत शानदार प्रश्नों का संकलन है, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न तो शानदार हो ही जाएगा जो परीक्षा में एक बार आ जाएगा। कहीं की भी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, ये पेपर है, ठीक है। हमने आपको बता दिया है, ये यूपी टेट का पेपर है और 30 प्रश्न हैं। देखो, हमने तो बस ऐसे ही तैयारी की थी। टेट के भी 30 प्रश्न नोट कर लीजिए अपनी डायरी पर, सुपर टेट के भी 20 प्रश्न नोट कर लीजिए। यूपी प्लस में व्याकरण के या साहित्य के आते हैं 50 प्रश्न, 38 प्रश्न, वो भी आप नोट कीजिए। वीडियो की परीक्षा में आए वो भी आप नोट कीजिए। आरपीएससी की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए अपनी प्रश्नोत्तरी में, आप उन्हें भी नोट कीजिए। झारखंड में पूछे गए, बिहार में पूछे गए, मध्य प्रदेश में पूछे गए, उत्तराखंड में पूछे गए, कहीं भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि आपको पेपर मिल रहा है कहीं, तो आप उस पेपर को अवश्य नोट कीजिए और उसके उत्तर भी लिखिए। यदि आप हिंदी को अच्छी तरह से जानना, सीखना, परखना और पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा परिणाम लाना चाहते हैं। वैदेही वनवास, अब ये कौन कह देगा कि ये जूनियर स्तर के टेट में आया है? ये रचना टेट में भी आती है, सुपर टेट में भी आती है, ठीक है। ये रचना असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आती है। ये रचना कहाँ नहीं आती है? नेट में भी आई हुई है, ठीक है। तो वैदेही वनवास किन की रचना है?
वैदेही वनवास, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक। तो उत्तर आप लोग देते रहेंगे। वैदेही वनवास बहुत शानदार रचना है और दूसरे विकल्प के साथ इसका उत्तर लॉक किया जाता है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है भाई? आधुनिक सूरदास कहा जाता है। क्या कहा जाता है हरिऔध जी को? आधुनिक सूरदास। ठीक है, एक बार कवि सम्राट कहा जाता है इन्हें, और क्या कहा जाता है? कवि सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें इनका एक प्रश्न और आता है। वैदेही का अर्थ होता है सीता, वनवास का अर्थ होता है सीता का वनवास। ठीक है, ठीक, वैदेही वनवास का अर्थ क्या होगा? सीता का वनवास। ठीक है, तो ये वैदेही वनवास बहुत महत्वपूर्ण रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। ठीक है, चलो भाई, पवन दूतिका। पवन दूतिका किनकी है? किनका है ये पवन दूतिका? बताओ, एक अंश है, कौन से ग्रंथ का है? ठीक है, हरिऔध जी का है, और ये कौन से ग्रंथ का एक अंश है पवन दूतिका? बताइए, कमेंट कीजिए। 34वां प्रश्न हो गया। अब हम देखते हैं 35वां प्रश्न। अब हम क्या देखेंगे? 35वां प्रश्न देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर 35वां प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो भाई, अब शानदार प्रश्न है तो फिर थोड़ी सी चर्चा कर ले इस प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द का चयन कराया गया है। ये पुल्लिंग शब्द पूछा गया है इसमें। पखावज, पहिया, लिखावट, मझधार। बहुत शानदार प्रश्न है। बताइए, ए, बी, सी या डी? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? 1, 2, 3 या 4? कौन सा विकल्प सही है? बताइए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पखावज, पहिया, लिखावट, मझधार। तो कौन सा पुल्लिंग है? हमने ये कहा कि जब भी हम पुल्लिंग की बात करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? वाक्य प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? वाक्य प्रयोग। ठीक है, अब ये देखो, पखावज। पखावज शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, पहिया शब्द, पहिया, ये है पुल्लिंग। लिखावट स्त्रीलिंग। लिखावट कैसा है? स्त्रीलिंग। और मझधार स्त्रीलिंग। अब हम इनका प्रयोग करके आपको अभी दिखाएंगे। इसका उत्तर सही हो गया पहिया। कैसे? चलो भाई, प्रयोग करके देख लो। पखावज होता क्या है? एक वाद्य यंत्र होता है। क्या होता है? एक वाद्य यंत्र, बजाने वाला। ठीक है, पखावज बज रही है। ठीक है, बजाई जाती है। जैसे ढोलक बजाई जाती है वैसे पखावज भी एक यंत्र है, वाद्य यंत्र। ये कैसा होता है? मृदंग के आकार का होता है, एक छोटा बाजा रूप में होता है, ये बजाने वाला। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग है। पहिया, अब पहिया का प्रयोग कैसे करोगे? पहिया घूम रहा है। कभी ये कहा जाता है पहिया घूम रही है, पहिया घूम रहा है, पहिया पंचर हो गया, पहिया निकल गया, पहिया गिर गया, पहिया टूट गया। ठीक है, तो ये कैसा प्रयोग कर रहे हैं? कैसा अर्थ आ रहा है? पुल्लिंग। लिखावट, लिखावट अच्छी है, अच्छी, कैसा स्त्रीलिंग आ रहा है। ठीक है, लिखावट कैसी है? अच्छी है। मझधार, मझधार का अर्थ होता है बीच धारा। यदि इसका अर्थ लगाया जाए तो अर्थ क्या होगा? बीच धारा। ठीक है, नैया मझधार में। नैया कहाँ फंसी है? मझधार में। और कब पार होगी? जब गुरु की कृपा होगी, जब माता पिता का आशीर्वाद होगा, जब भगवान की दृष्टि होगी। ठीक है, अच्छी दृष्टि होगी, तब नैया पार होगी। तब तक नैया कायम रहेगी मझधार में। ठीक है, नैया डूब गई, मझधार में डूब गई।
मझधार, ठीक, मझधार में पानी तेज है। तो ये 3 में से पहिया है पुल्लिंग। चलो अगला है, अब ये प्रश्न कौन सा था, 35वां। अब हम देखते हैं 36वां प्रश्न। तो ये 36वां प्रश्न के लिए देखो, 36 और 37वें प्रश्न के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, गद्यांश, गद्य का अंश दिया है, उसे पढ़कर प्रश्नों के सही विकल्प देने हैं। तो ये छोटा सा है, कोई बात नहीं, हम शीघ्रता से इसे कर ले रहे हैं। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो सकती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। तो ये देखो संप्रेषण कला से संबंधित है। आपने यदि बीएड किया है तो आपने संप्रेषण कला अर्थात संप्रेषण कौशल पढ़ा होगा, कम्युनिकेशन कौशल। और एक शिक्षक में संप्रेषण कला बहुत बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपनी बात मनवानी है, आपको बात कहनी है, वो आपकी बात बच्चे सुने और उसे मान लें, समाज के लोग सुने और मान लें। आपको ऐसा तरीका आना चाहिए, अपनी बात को कहने का ढंग आना चाहिए, उसे कहते हैं संप्रेषण। अब संप्रेषण कला नहीं है, प्रभावशाली भाषा बिल्कुल है संप्रेषण कला के लिए, अलंकरण ये नहीं है, और आत्मविश्वास बिल्कुल होना चाहिए। आप में आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप संप्रेषण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना, बिल्कुल संप्रेषण का मतलब ही है विचारों का आदान प्रदान, विचारों भावनाओं का आदान प्रदान। हम आपसे संप्रेषण कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप बोलते हैं, हम समझेंगे। अभी आपकी आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन ये संप्रेषण विचार भावनाओं का आदान प्रदान है। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, तो संप्रेषण कला का विकास अनायास नहीं होता है, अभ्यास से होता है। भाषण और इनसे विषय की अच्छी पकड़ से नहीं, अभ्यास से होता है। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, अभ्यास से। किसने, अभ्यास से स्वामी विवेकानंद जी ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, तो कैसे होता है, अभ्यास से। चलो अब देखते हैं हिंदी व्याकरण का अगला प्रश्न। चलो भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। हिंदी संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, नहीं को हम अंडरलाइन कर लें, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ये त्र, त प्लस र प्लस अ के योग से बना है। क्ष, क, श और अ के योग से बना है। ज्य, ज, य और अ के योग से बना है। और ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, अर्थात दूसरा विकल्प सही है, ये है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन वाला एक प्रश्न आता है, ये सब हमने आपको बता दिए हैं। एक द्य, ये भी आपको पता होना चाहिए, द और य के योग से है, द, य और अ, द्य। उच्चारण क्या है इसका, द्य, और शुद्ध उच्चारण क्या होगा, विद्या, द्या, क्या होगा, विद्या नहीं, ठीक है। अधिकांश शिक्षक भी बोलते हैं विद्यालय, विद्यालय, ध्यालय, विद्यालय, ध्यालय नहीं, विद्यालय, द और य है, ठीक है। 38वां प्रश्न हो गया। अब देखते हैं 39वां प्रश्न। अगला है मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। मृत्युंजय का अर्थ क्या है, मृत्यु को जीतने वाला। क्या है, मृत्यु को जीतने वाला। इसका अर्थ होगा मृत्यु को जीत लिया है जिसने, ऐसे हम कर सकते हैं, जीत लिया है जिसने, मृत्यु को जीत लिया है जिसने, अर्थात शिव, अर्थात कौन है, शिव के लिए प्रयुक्त होता है मृत्युंजय, ठीक है, मृत्यु को जीतने वाला। तो ये रूढ़ हो गया है एक शब्द विशेष के लिए, तो ये बहुव्रीहि है। कौन सा है, बहुव्रीहि समास, ठीक है। और बहुव्रीहि समास शब्द, बहुव्रीहि शब्द में भी बहुव्रीहि समास है। इस बहुव्रीहि शब्द में भी कौन सा समास है, बहुव्रीहि, ठीक है। और इसका विग्रह क्या होगा,
बहुत हैं चावल जिसके पास। व्रीहि माने चावल, व्रीहि माने क्या होता है, चावल। विग्रह क्या होगा, बहुत हैं चावल जिसके पास। ठीक है, बहुत हैं चावल जिसके पास, या हम कह सकते हैं जिस बर्तन में। ठीक है, जिस बर्तन में बहुत चावल हो या जिसके पास बहुत चावल हो, अर्थात बहुव्रीहि, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा बर्तन, बहुव्रीहि। ठीक, बहुत से चावल। अलग अगला देखो, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अलंकार। अलंकार में उपसर्ग बताइए। तो अलम, अलम धन कारः, अलम धन कार, अलम माने सुशोभित। ठीक है, और कार माने करने वाला, और सुशोभित करने वाले को क्या कहते हैं, अलंकार। तो कौन सा सही होगा, डी विकल्प, अलम। अलंकार में कौन सा होगा, अलम। अगला देखते हैं 40 के बाद अब 41वां देखो। ठीक है, ये है 41वां, ये देखो, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, पेपर में आते हैं तो वो अच्छे ही होते हैं। ठीक, चलो 41वां, यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है। में रेखांकित शब्द में, रेखांकित शब्द का पद परिचय बताइए, इसका परिचय क्या है, यह का। गुणवाचक विशेषण, पुस्तक विशेष एक वचन। सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष एक वचन स्त्रीलिंग। ठीक है, और सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग संबोधन अव्यय। बताइए क्या है। तो यह पुस्तक, पुस्तक की विशेषता बता रहा है ये सर्वनाम। जब कोई सर्वनाम किसी की विशेषता बताने लगता है तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा प्रश्न का विकल्प सही है, 41वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, सार्वनामिक विशेषण है और संज्ञा या विशेष से यहाँ पर पुस्तक है, एक वचन और स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है। ठीक है, 41वां हो गया। अब देखो 42वां, 42। ठीक, ध्यान रखेंगे, शुद्ध वर्तनी क्या है, 42। क्या है शुद्ध वर्तनी, शुद्धि पर भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो हम 42, ठीक, 42वां प्रश्न हल कर रहे हैं। देख लो भाई, विश्लेषण का विलोम क्या है। तो व्याख्या नहीं, विवेचन नहीं, संश्लेषण। ठीक है, ये आप जानते होंगे, आपको पता होगा, आसान है। विश्लेषण का विलोम क्या है, संश्लेषण। नोट फिर भी करेंगे आप इसे। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों की जीभ लगाने से होता है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उसे क्या कहते हैं, कमेंट करके बताओ क्या कहते हैं उसे। बहुत अच्छा प्रश्न है। मूर्धन्य कहते हैं, कंठ्य कहते हैं, दंत्य कहते हैं, या अनुनासिक कहते हैं, बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत कंफ्यूजन हुए बच्चे इस पेपर, इस प्रश्न में। आप भी बताओ क्या होगा। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है, ऊपर के दांतों पर जीभ लगती है जाके दांतों पर, तब उन्हें क्या कहेंगे, मूर्धन्य बिल्कुल नहीं, कंठ्य बिल्कुल नहीं, दंत्य बिल्कुल। दंत्य है, बस एग्जामिनर ने प्रश्न को घुमाया है। घुमाने का मतलब ये लिख दिया है कि ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से। अरे दांतों पर जीभ, अब ऊपर शब्द जोड़ दिया है, ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, तो बिल्कुल ऊपर के दांतों पर जिह्वा लगती है। ठीक है, 43वें का सी विकल्प। 44वां देख लो, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन है। वर्णमाला का प्रश्न है और पिछले पेपर में हमने टीजीटी में कराया था, तब भी उसमें भी ऊष्म व्यंजन आया था। तो ऊष्म व्यंजन जिनके उच्चारण में गर्म श्वास बाहर निकलती है, तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, श स स, इनमें से विकल्प में से दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन ये है तीनों प्रकार के, ये तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। ठीक, 44 के बाद अत्यधिक का विलोम क्या है। तो अत्यधिक का मतलब होता है अत्यधन अधिक। ठीक, अत्यधन अधिक,
अधिक, और विलोम क्या होगा, अत्यधन अल्प अर्थात अत्यल्प। अत्यधिक का विलोम क्या हो जाएगा, अत्यल्प। ये विकल्प सही है दूसरा। ठीक है, अत्यधिक का विलोम क्या है, अत्यल्प। बहुत बढ़िया प्रश्न है, पेपर में आए हुए हैं, पेपर है ये। अब हमने 45 कर लिया, 46वां देखो, ये है 46वां प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है भाई। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। ऋत, ऋत शब्द का अर्थ भी पूछा जाता है। ऋत शब्द का अर्थ क्या है बताओ, ऋत, ऋत शब्द का क्या है अर्थ, सत्य। क्या अर्थ है, सत्य। और ऋत में अन्न लगा दिया, अन्न, ये वाला अन्न। अब ये रे है, न पे आ जाएगा अ, और न पे रे की मात्रा आ जाएगी यो, नो, ब्रजभाषा में बोले तो अनृत। ऋत में अन्न लगाया, अर्थात ऋत का अर्थ होता है सत्य, अनृत का अर्थ होता है झूठ। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा अनृत। ऋत का विलोम क्या है, अनृत, अर्थात दूसरा विकल्प सही है। ऋत का विलोम अनृत। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट रखेंगे। ठीक है, कहीं भी कभी भी आ सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर्याय में भी पूछा जा सकता है और विलोम में भी। पर्याय पूछा जाएगा ऋत का या अनृत का, किसी का भी पर्याय पूछा जा सकता है। समकल्प में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग व्याकरण से प्रश्न बहुत अच्छे बनाए हैं। तो समधन कल्प, समकल्प, सम, ये सही है, समधन कल्प, समकल्प। ठीक है, ठीक है। संस्कार में समधनकार, संस्कार। ठीक है, समधन कृति, संस्कृति। ये देखो, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य बताइए। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य, जिसमें क्रिया की प्रधानता होती है। ठीक है, बहुत आसान चीज है ये और बहुत सरल चीज है, और इससे प्रश्न आता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया चले वहाँ कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार क्रिया हो वो कर्मवाच्य, और भाव के अनुसार क्रिया हो वो भाववाच्य। और सीधी सी बात, भाववाच्य अधिकांशतः जो परीक्षा में पूछा जाता है वो निषेधात्मक होता है। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य के उदाहरण हैं। मुझसे लिखा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उससे कहा नहीं जाता, उससे नाचा नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, ऐसा ही वाक्य आता है। और सीधा सीधा भाववाच्य बहुत आसान है, 1 नंबर होता है। जहाँ भी वाच्य है पाठ्यक्रम में ऐसा वाक्य दिखाई दे, आप अपने आप भाववाच्य कर दीजिए। ठीक है, नहीं आ रहा है, निषेधात्मक। ठीक है, तो मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, तो ये भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक, चलो समझ गए होंगे, भाववाच्य अब कर देंगे आप। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है, तद्भव और उसके तत्सम का, इसका भाई उत्तर दो। इसका उत्तर हम आपसे चाहते हैं। तत्सम और तद्भव आप लोगों ने पढ़े हैं, आप बताइए उत्तर कौन सा सही है, बताओ। लुनाई, लावण्यता, लौंग, लवंग, आंत, अंत्र, आयस, आदेश। बताओ बताओ भाई, 49वां प्रश्न शीघ्रता से बता दो। बताओ कौन सा सही है। देखो, लौंग का लवंग होता है, ठीक, सही है। आंत का अंत्र होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आंत, ठीक। आयस का आदेश होता है, ये तो तीनों सही हैं। अब लुनाई का लावण्यता नहीं होता है, लवणता होता है, लवणता। लुनाई का क्या होगा, लवणता। तो पहला ही विकल्प गलत है, पहला ही विकल्प गलत है। ठीक है, बहुत शानदार है। लेखक और उसकी रचना के साथ रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। चलो भाई,
लेखक और उसकी रचना, ये साहित्य का प्रश्न है। साहित्य, लेखक और उसकी रचना स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र। कौन सा गलत है? अरे भाई पहला ही गलत है। स्कंदगुप्त बच्चा बच्चा जाने है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जयशंकर प्रसाद सुगनी साहू परिवार से संबंधित थे, ठीक है, और काशी में इनका जन्म हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण रचना है स्कंदगुप्त। और बता रहे हैं लक्ष्मी नारायण, बिल्कुल नहीं, जयशंकर, शंकर, नारायण नहीं, शंकर। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय, बहुत बढ़िया, रामधारी सिंह दिनकर का। और इसे कौन सा पुरस्कार मिला है और कब मिला है? ठीक है, बता दीजिए कौन सा पुरस्कार मिला है इस रचना को? हमने बताया है, पढ़ाया है। रसज रंजन, ये रचना भी हमने पढ़ाई है, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में कंफ्यूज नहीं होना है। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं रहे हैं, ठीक है। रेलवे में नौकरी इन्होंने की है, इन्होंने नहीं की है। इन्होंने अशोक के फूल, कुटज, अशोक के फूल में ये कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। क्या है? दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, जिससे जितना स्वार्थ सधता है उससे उतना ही स्वार्थ साधती है और बाकी फिर भूल जाती है। तो दुनिया कैसी है? भुलक्कड़, ठीक। पहले 50वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है। अब देखो 51वां प्रश्न, ये है कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कवि और उसकी रचना का सही नहीं है, कौन सा जोड़ा? ठीक है, कवि और रचना सुमेलित नहीं है। परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवराज भूषण, भूषण जी, शब्द रसायन, देव, उद्धव शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नहीं लिखा है, अंडरलाइन रखेंगे, नहीं है। उद्धव शतक भारतेंदु का नहीं है। उद्धव शतक किनका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। बहुत पूछी जाती है ये रचना, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, रत्नाकर। ब्रज भाषा में लिखा है उन्होंने आधुनिक काल में, ठीक, याद रखेंगे। ब्रज भाषा में लिखने वाले कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक बहुत अच्छा है, हमने पढ़ा है बीए में, बड़ा शानदार है भाई, बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है? अब ये फिर से साहित्य का प्रश्न है, ठीक है, बहुत प्रश्न है साहित्य के। लेखक और उसकी कृति में कौन सा युग्म गलत है? आर्यों का आदि देश, डॉक्टर संपूर्णानंद, बोलगा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन, सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती, दर्शन दिग्दर्शन, रामचंद्र शुक्ल। तो दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, ये किनका है? दर्शन दिग्दर्शन राहुल सांकृत्यायन का है, ठीक है, इन्हीं का है, इन्हीं का। इन्हें हटा देंगे और इन्हें रख देंगे, ठीक है, ऐसे। किनका है? राहुल सांकृत्यायन का। दर्शन दिग्दर्शन बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, ठीक। अब हम इन दो को आप विशेष रूप से याद रखें, ये दो तो परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं। बोलगा से गंगा टीजीटी पीजीटी में भरमार है, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती, ये दोनों आप याद रखेंगे, बहुत याद तो ये भी रख लें और ये भी, लेकिन ये दो ज़्यादा, ठीक। चलो 52 हो गया। 53 देखो, 53 देखो, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब बताओ विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आप बताइए कमेंट करके, आपको पता होना चाहिए, व्याकरण पढ़ा है आपने, तो विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है इसमें, ये देखना है, ठीक। हाँ, मेरा यही विचार है। वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल सही प्रयोग है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, इसमें गलत है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य है हाँ, इसके हाँ के बाद कॉमा आना चाहिए, ठीक है। हाँ, मेरा यही विचार है, ठीक है। तो अल्प विराम का प्रयोग नहीं हुआ है,
इसलिए 53वां प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। अब देखो 54वां कौन सा शब्द भिन्न अर्थ की प्रकृति का है? भिन्न अर्थ की प्रकृति का है, बचे हुए शब्द एक ही अर्थ दे रहे हैं, एक भिन्न है। देख लो, सनातन, चिरंतन, शाश्वत, इनका लगभग एक ही अर्थ है। ठीक, अधुनातन ये आधुनिक है, ये हमेशा रहने वाले, सनातन और शाश्वत जो कभी नष्ट न हो, जो चिरंतन लंबे समय तक जो रहता हो। तो 54 का डी विकल्प सही है। 55वां देख लो, अर्वाचीन शब्द का विलोम कौन सा है? और ये TGT 2011 का पेपर हमने हल कराया था, उसमें भी आया था। ठीक है, TGT 2011 का पेपर हल कराया था, उसमें आया था कि नहीं आया था बताओ? अब TGT में भी आया है, टेट में भी आया है, और भी हमने बताए। TGT 2009 में आया था एक। तो ये पेपर कहीं का भी हो, प्रश्न तो वही है, एक्सपर्ट तो वही है, हिंदी तो वही है, व्याकरण तो वही है, साहित्य तो वही है। भाई पेपर ही तो बदल जाता है, लेकिन चीजें तो सब वही रहती हैं। अर्वाचीन का विलोम क्या है? अर्वाचीन का विलोम प्राचीन। दूसरा, ठीक है, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा। ठीक है, अगला देख लो। अब अगला देखो भाई, अर्वाचीन का विलोम तो हो गया। अब कौन सा देखोगे? 56वां प्रश्न। 55 हो गया, ये पेपर आई भी 56वां प्रश्न देखो, ये है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसका मतलब 3 शब्द शुद्ध हैं, एक शब्द अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध देखना है। विभीषण बिल्कुल शुद्ध है, ब्रहिणी यही अशुद्ध है, गृहिणी शुद्ध है, और जगत गुरु शुद्ध है। विरहिणी एक ही मात्रा आएगी। ठीक है, जैसे गृहिणी पे है एक ही मात्रा, ये ऐसे ही यहाँ एक ही आएगी। ठीक है, तो शुद्ध होगा ये। तो अब देखो 56 के बाद 57, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ये मुहावरे का प्रश्न आ गया। कौन सा गलत है युग्म? मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, बिल्कुल सही है। रिश्वत देने को मुट्ठी गर्म करना। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, बिल्कुल सही बात है। सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, बिल्कुल गलत है। माई का लाल, साहसी व्यक्ति। साहसी व्यक्ति के लिए कहते हैं, है कोई माई का लाल, अर्थात है कोई साहसी, ये सी विकल्प सही हो जाएगा। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना नहीं होता है, इसका मतलब होता है झूठी दिलासा देना। क्या होगा इसका अर्थ? झूठी दिलासा। सब्ज बाग दिखाना, झूठी दिलासा। ठीक, अब ये 57 हो गया। अब हम देखते हैं 58वां। मेरी भव बाधा हरौ, राधा नागर सोए, और जातन की झाई परे, श्याम हरित दुत होए। इसमें है कौन सा अलंकार? कौन सा अलंकार है इसमें? श्लेष है। एक एक शब्द में 3 अर्थ हैं। मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक बाधा का हरण करो। राधा नागर सोए, नागर श्लेष होता है नागर में। नागर के अर्थ क्या होते हैं? एक अर्थ होता है नगर निवासिनी, नगर निवासिनी। ठीक है, नगर का मतलब शहर में रहने वाली। तो राधा शहर में रहती थी और कृष्ण गांव में। बरसाना एक कस्बा था। ठीक, दूसरी बात, दूसरा अर्थ क्या है? चतुर। नगर का दूसरा अर्थ क्या है? चतुर। मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करें, वही चतुर राधा। दूसरा अर्थ वही नगर निवासिनी राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करें। जातन की, जिनके शरीर की। झाई, झाई में श्लेष है। झाई में क्या है? झाई का अर्थ होता है परछाई। झाई का अर्थ क्या होता है? परछाई। ठीक है, परे पढ़ने पर। श्याम कृष्ण। ठीक है, श्याम अर्थ में भी क्या है? श्लेष है। श्याम का अर्थ कृष्ण। हरित हरा, इसमें भी श्लेष है। ठीक, द्वितीय हो आभा हो जाती है। जिसके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से, परछाई। ठीक है, परछाई पड़ने मात्र से श्याम काला, मतलब
काले, श्याम का मतलब काला, यहाँ हम काला लिख दें तो क्या होगा, काले रंग के कृष्ण कैसे हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं। मतलब ये है राधा कैसी है, गोरी, और गोरी कितनी, जितनी पीली, पीला रंग सोने जैसा, पीला और प्लस नीला या पीला और काला मिलकर हरा बनता है। एक अर्थ ये होगा। दूसरा अर्थ क्या होगा, जाई का अर्थ होता है झलक, जिसकी झलक पड़ने मात्र से, झलक का मतलब होता है पल भर के लिए देखना, क्षण भर के लिए, जिसकी झलक पड़ने मात्र से श्याम मतलब श्री कृष्ण, हरित माने प्रसन्न, हरित शब्द का अर्थ क्या होगा फिर दूसरा, प्रसन्न, श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि राधा से बहुत प्रेम करते हैं और राधा दिखाई दे जाए तो फिर प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा, जा तन की झाई पर है, झाई का मतलब स्मरण, तीसरा अर्थ क्या होगा इसका, स्मरण, जिनके शरीर का स्मरण करने मात्र से, श्याम का मतलब यहाँ अर्थ होगा काला, पाप, कलमश, हरित मतलब हरण हो जाता है, राधा के स्मरण मात्र से कलमश दूर हो जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से 3 अर्थ निकलते हैं, बहुत शानदार है, शीघ्रता से हमने आपको बताने की कोशिश की है। चलिए 59वां देखो, गौशाला शब्द में कौन सा समास है। पहले तो पेपर बनाने वाले साहब ने कई गलतियां कर रखी हैं। गौशाला नहीं होता है, क्या होता है, शुद्ध वर्तनी गौशाला, ओ ये शुद्ध वर्तनी है, ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी है गौशाला। तो गौशाला में गो के लिए शाला, तत्पुरुष समास आएगा, चतुर्थी तत्पुरुष, गो के लिए शाला, गाय के लिए शाला। ठीक। अगला है 59 के बाद 60, देशभक्ति में कौन सा समास है, देश के लिए भक्ति, ठीक है, देश के लिए भक्ति। तो के लिए में क्या आएगा, तत्पुरुष समास, के लिए, चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो ये 30 प्रश्न हुए, ये 30 प्रश्न हुए, महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के, ठीक है। और इनकी PDF प्राप्त करने के लिए प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल, प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 97 58 43 28 87 इस नंबर से आप वार्ता कर सकते हैं। और ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और इनकी शानदार व्याख्या और बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप नोट करके रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, पढ़ते रहें। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे एक अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक राधे राधे, जय हिंदी, जय भारत।